नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, जब भी हम स्वास्थ्य लेके बात करते हैं बच्चों के, तो ज़्यादातर हमारी जो चिंता होती है वो ये कि ये जो महंगी महंगी दवाएं हैं, ये जो हार्डकोर एक्सरसाइजेस बताए जाती हैं, वो ये रिजीम हम बच्चों से फॉलो कैसे कराएंगे। ये चिंता अलग होती है कि आज के दिन में छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी गंभीर बीमारियों का जो है उनको सामना करना पड़ जाता है। आजकल कई केस जो है हार्ट से लेकर किडनी रोगों से लेकर ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि डायबिटीज भी बच्चों में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम बहुत ज़्यादा एलोपैथी से जब हम एक्सपोजर बच्चों को देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी इम्यूनिटी के साथ समझौता तो नहीं कर रहे। तो इसीलिए आपने देखा होगा हम लोगों ने कई एपिसोड अलग अलग पैथियों को लेके भी किया। हम लोगों ने आयुर्वेद को लेके बात की, हम लोगों ने फिजियोथेरेपी को लेके बात की, हम लोगों ने और कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को लेके भी कई बार बातचीत की है। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के ऊपर और अकुपंक्चर के ऊपर, या उसके साथ साथ हम करियर को लेके भी बात करेंगे। बिल्कुल उन बच्चों के लिए एक नया आयाम भी खुलता है। नया नहीं कहूंगा, होम्योपैथी बहुत पुरानी पैथी है, तो नया नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उस अल्टरनेटिव के बारे में लोग अभी भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बायस्ड है कि अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है, बीएमएस नहीं मिलता है, तो बीएचएमएस कर रहा होगा बच्चा। ये लोगों की सोच है। वो ये समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, होम्योपैथी के लिए भी कोई बंदा अपना चॉइस रख सकता है, वो उसका फर्स्ट चॉइस हो सकता है। किसी भी पैथी के प्रति बायस होना या उसको नीची आंखों से देखना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि उसके विषय में हम लोग ज्यादा नहीं जानते। तो आइए इस विषय में कुछ जानकारियों को ज्यादा साझा करते हैं, और इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव को। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर काउच के इस प्रोग्राम पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूँगा, ये कैसे, ये जो आप आज होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जर्नी कैसे आई? और मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि होम्योपैथी जो चॉइस था, ये मजबूरी का चॉइस था कि आपने इसको पसंद किया, कैसे आप आगे बढ़े? जहाँ तक मेरी मेमोरी है, तो मैंने बहुत कम एलोपैथिक दवाइयाँ खाई बचपन में। तो हमारे घर में अक्सर जो है किताबें रहती थी, मदर फादर जो है पढ़ के दिया करते थे। हमारे आंट थी, वो काफ़ी कुछ अच्छा जानकार रखती थी इसके बारे में, और डॉक्टर्स भी उस समय ऐसा हुआ करते थे, बता देते थे घर पे कि भाई ये फला दवा खा लो। धीरे एक आदमी का शौक बनता गया, फिर फैमिली में प्रचलन बन गया था होम्योपैथी दवा का खाने का, और सबको रिस्पॉन्ड करते थे, अच्छी तरीके से करते थे। तो शुरू से इंक्लिनेशन तो था कि हाँ, ये एक पैथी ऐसी है कि चलो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, साथ में मीठापन तो लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो डेफिनेटली एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो कि थोड़ा पैलेटेबल है, जो कि थोड़ा टेस्ट ठीक है। पहले तो बस आप बोतल खुलती थी कि आदमी दूसरे कमरे में पहुंच जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जैसे आपको, जब आपने होम्योपैथी चूज किया, बीएचएमएस करने का आपने फैसला किया, तो कहीं ना कहीं ये डर नहीं लगा कि पता नहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बायस बना हुआ था, कोई बात होती है लोग एलोपैथ के पास भागते हैं, तो क्या कोई होम्योपैथ के पास आएगा? तो ये सब चिंताएं नहीं थी कि कैसे घर चलाएंगे, पेशेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं इसमें बस ये बोलूँगा, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और वो इसलिए कॉन्फिडेंस है कि मैंने इस पद्धति के चमत्कार होते हुए देखे थे, और इत्तेफाकन जिस समय मैंने चूज़ किया होम्योपैथी में जाने के लिए, उस समय एक ट्रांजिशन पीरियड आया हुआ था मेडिकल में। आपका जो सरकार का जो होती है आपकी डायरेक्टरेट होता है, तो उसमें नए नए कॉलेजेस खुल रहे थे। तो मुझे देखा कि ओपनिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही है, सरकार भी इच्छुक हो रही है, और सरकार ने इसको एक्नॉलेज किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी के विंग्स खुल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरा को इंक्लिनेशन है, मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मुझे आई शुड प्लंज इनटू इट, मुझे जाना चाहिए इसके अंदर। तो मुझे इस बात का तो डर नहीं था, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था, और इस पद्धति पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। और जो प्रोफेशनल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं उसके लिए, जैसे कि
जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज की, पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? मेरे अंदर मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आप सबसे पहले तो एक डॉक्टर बनेंगे। हाँ। और डॉक्टर की जो पढ़ाई आप पूरी कर लेते हैं जी, जो इसका होम्योपैथी का जो करिकुलम है वो बिल्कुल एमबीबीएस का करिकुलम है जी। वो एमबीबीएस का करिकुलम पढ़ने के बाद आप उसमें होम्योपैथिक मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी वालों को कुछ नहीं आता, ये गलत है, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस वालों से। ओके, अच्छा जी। क्योंकि पहले वो एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, बीमारी तो वही है ना, उसका मैनेजमेंट जो है प्लस करते हैं। तो आज का होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक मैनेजमेंट भी जानता है और होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी जानता है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब आप ही के लाइन पे मैं आके बात करता हूँ। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस समय जो बच्चों में ज़्यादातर जो बीमारियां जो देखी जा रही हैं, अचानक बच्चों में हार्ट अटैक्स सुनने को मिल रहा है, बच्चों में देखने को मिल रहा है कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं बच्चे। ये अचानक ये जो एक बदलाव आया है, पहले ये सब इतना सुनने को नहीं मिलता था, तब होम्योपैथी कितना प्रिवेलेंट होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने भाई साहब। देखिए, अगर इसको होम्योपैथिक एंगल से देखें, क्योंकि होम्योपैथी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो माइज्म के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली देखें या आयुर्वेदा के जो 3 उनके होते हैं, वात पित्त कफ वाला, हाँ, तो इसमें इनका जवाब मिल सकता है जी। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो कहीं अगर सर इत्तेफाक की बात है, किसी के भी हो सकता है, फला इतने पॉपुलेशन में इतने परसेंटेज होता है, वो इससे उसका तर्क निकालते हैं। राइट। लेकिन जो ये छोटे छोटे बच्चों को एपिसोड्स हो रहे हैं, कार्डियक एपिसोड्स हो रहे हैं या एंजाइटी के एपिसोड्स हो रहे हैं, ये सब कैरी ऑफ फॉरवर्ड हो रहे हैं पेरेंट्स की वजह से ही। पेरेंट्स ने जो स्ट्रेस सफर किया है, पेरेंट्स ने जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस किया है, उसका ये आउटकम है। यानी आप कहीं ना कहीं इसको जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ आप जेनेटिक डिफरेंट हो गया। जेनेटिक तो हो गया कि जो आपका म्यूटेट ऑलरेडी कर चुका, जो जीन्स के थ्रू आ रहा है आपके अंदर। अच्छा, ओके। ये उन जैसे आप ये समझें कि आपकी एक ऑरा, जो आपका जो शरीर है वो इफेक्ट होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से जी। ठीक है, आप अगर सड़क पे जा रहे हैं गर्मी सीजन में, गर्मी अगर लग रही तो आप अंदर का इफेक्ट होते हैं ना जी जी। उसी तरीके से अंदर के जो आपके जो माइज्म है वो इफेक्ट, उसका जो बैलेंस है वो इफेक्ट हो जाता है। हाँ। वो बीमारियां क्रिएट करता है। मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझा सकता हूँ जी, बट ये माइज्मेटिक चेंजेस हैं जिनका रिजल्ट है ये, और इसको हम गर्भ में भी ठीक कर सकते हैं। हाँ? जिस समय माँ कैरी कर रही बच्चे को, अच्छा, और अगर हमें किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाए और माँ की अगर बेसिक डिटेल हिस्ट्री ली जाए, हाँ, तो हम उस समय उस हिस्ट्री को लेते हुए ही काफी बीमारियों को बता सकते हैं कि आने वाले बच्चे में क्या बीमारियां हो सकती हैं। ओके जी, और वहीं पे ठीक भी कर सकते हैं काफी हद तक। मुझे वाकई ये सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वहीं से ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है। और ये सब बातें तब की जा रही हैं जब लैंसेट जैसी पत्रिका होम्योपैथी को एक समय में उन्होंने प्लेसिबो कहा था जी, और कहीं ना कहीं वो प्लेसिबो वाला जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे पड़ा रहा। बिल्कुल। तो इससे भी होम्योपैथी तो जूझ ही रहा है, जूझता है कि जो पेशेंट कोमा में होता है, हाँ, या बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है, हाँ, चलो पेशेंट्स को आप किनारे करते हैं, बहुत से जानवर होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि होम्योपैथी दी जा रही है कि एलोपैथी दी जा रही है, हाँ, वो कैसे ठीक हो जाते हैं। ओके ओके, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये है कि वो विश्वास वाली जो बात है वो भी इसमें एक फैक्टर तो है। प्लेसिबो इफेक्ट और विश्वास और मेडिसिन का इफेक्ट तीनों अलग चीजें हैं। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट आपको दवा खाने के वजह से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है जी। ठीक है, विश्वास भी वैसे ही हो सकता है। हाँ, okay. थोड़ी बहुत वेरी थिन लाइन बिटवीन देम। राइट राइट, चलिए अच्छी बात है। तो फिर अब आते हैं, आपका एक और स्पेशलाइजेशन है और वो है अकुपंचर लेके जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक अलग ही एक दिशा, तो होम्योपैथी के साथ साथ अचानक अकुपंचर ये कहाँ से आ गया लाइन? दो चीजें सर जी। पहली चीज, दोनों अलग दिशा नहीं है। हाँ, होम्योपैथी भी सबको एक संपूर्ण रूप से देखता है। अच्छा, आपके अगर मान लीजिए शोल्डर में पेन हो रहा है तो वो शोल्डर पेन को नहीं लेगा, वो देगा कि आदमी को शोल्डर पेन हुआ क्यों। अच्छा, होलिस्टिकली अप्रोच करता है। एक्यूपंक्चर भी होलिस्टिकली अप्रोच करता है। राइट, पांचों तत्वों को देखता है, आपकी साइकी को देखता है, आपके बिल्ड को देखता है, और अल्टीमेटली देखने का तरीका है कि ये अप्रोच डिफरेंट तरीके से है। पहली चीज।
दूसरी चीज़ मुझे लगा कि मैं पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास उनको मैं और अच्छी तरीके से और जल्दी रिलीफ दे सकूँ। ओके। तो मुझे लगा कि एक्यूपंक्चर ही एक ऐसी साइंस है जिसको अगर होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर को दोनों को ब्लेंड कर दिया जाए, अच्छा, तो ये बिल्कुल परमाणु बम जैसा रिजल्ट दे। तो इससे आप कौन कौन सी बीमारियों की चिकित्सा कर सकते हैं? लगभग सभी बीमारियां जो कि आजकल हम सब लोग ग्रसित हो रहे हैं इन चीज़ों से, जी। स्पेशली वो बीमारियां जिनका कोई जवाब नहीं है। हाँ। जैसे कि आए दिन आप देखते हैं फला वायरस आ गया, कोई भी वायरस आ गया। आप ही देखते होंगे कि कोई भी वायरस आया एक मैसेज आने शुरू हो जाता है कि होम्योपैथी में इसका उपचार है। ये एंटीडोट होम्योपैथी में निकाल, कुछ लोग तो मजाक बनाते हैं हर चीज का एक उपचार है होम्योपैथी में। जी हाँ, उसका रीजन है कि होम्योपैथी बीमारी के नाम पे नहीं काम करती है, बीमारी के लक्षण पे काम करती है। तो लक्षण तो हर बीमारी देगी, उन लक्षण के अनुसार दवाई निकलती है। सिम्टम्स पर ज्यादा सिम्टम्स को ठीक करता है, बिल्कुल सही। अनुसार एक्यूपंक्चर भी काम करता है। तो दोनों पद्धतियां जो है लक्षण अनुसार काम करती हैं, इसलिए सब सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, लेकिन अभी आपने एक्यूपंक्चर को पद्धति कहा, लेकिन इस पद्धति को क्या अभी तक स्वीकारा गया है? आप ने अंगूठियां पहन रखी हैं, ये एक पहन रखी है, लोग कंछेदन कराते हैं, ठीक है। तो ये सब पद्धतियां जो है ये एक्यूपंक्चर का ही, हमारा जो आयुर्वेद में था जी कि कान छेदे जाते थे, नाक छेदे जाते थे। ये तो मैं एक पुराने से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत पुरानी पद्धति चली आ रही है, ठीक है। अब स्वीकारा गया है कि नहीं, तो एक्यूपंक्चर वैसे तो इंडियन साइंस है। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान की 2 माएँ थी, एक देवकी एक यशोदा। तो एक ने पैदा किया, दूसरे ने पाला। तो उसी तरीके से एक्यूपंक्चर पैदा हिंदुस्तान में हुआ, पाला गया चाइना में। अच्छा, एक्यूपंक्चर भी यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुआ? भीष्म पितामह की जो शैया थी उसको लगभग एक। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि ये ज्यादातर ये चाइनीज और जापानीज टेक्नोलॉजी शायद है, उससे ये वहाँ ज्यादा ये बिल्कुल भी देयर आर एविडेंसेस। अच्छा, ठोस एविडेंस है इसके कि ये इंडियन थेरेपी है। ओके ओके, बावजूद इसके कि आपने भी शायद ये पद्धति शायद विदेश में जाके सीखी? बिल्कुल, बाहर जाकर? बिल्कुल, मैंने एक चाइनीज डॉक्टर से सीखी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वापस आते हैं कि क्योंकि कार्यक्रम हमारा करियर काउच है, तो थोड़ा करियर लेके भी इस पर हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इन सारी पद्धतियों में जितनी पद्धति आप फॉलो करते हैं, आपने शायद TCM का नाम लिया था, जो आपने होम्योपैथी के साथ ब्लेंड करके आपने इसको शायद इसको आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पद्धतियां हैं, इसमें बच्चों के लिए क्या ओपनिंग है, क्या फ्यूचर है? देखिए, अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि मैं जिन ग्रुप से जुड़ा हूँ हिंदुस्तान में, कि कुछ कॉलेजेस खुलने वाले हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं जहाँ पे एक्यूपंक्चर की पढ़ाई होगी और उनको मान्यता भी प्राप्त होगी। अच्छा, विदेशों में तो इसकी मान्यता प्राप्त है, करीब 4.5 से 5 साल का कोर्स होता है इसका। और विदेश का मतलब हो गया चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, राइट, और यूनाइटेड किंगडम हो गया, US हो गया जी। इन सब जगहों पे है, बट सब जगह अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है। तो हिंदुस्तान में बहुत जल्द आने वाला है। तो इसकी भी कोई काउंसिल, कोई रिकॉग्निशन, कोई होने वाला है, व्यवस्था बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। अच्छा, अभी तो एक्यूपंक्चर सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। ओके ओके, तो इसको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अभी फिलहाल क्या है, जब तक कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बन पाता, यूनिवर्सिटी नहीं है, और तब अगर बच्चा इसको सीखना चाहता है, कोई ऑलरेडी BHMS कर रहा है या BMS कर रहा है या इवन MBBS कर रहा है, अगर उसको इस पैथी में अचानक इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, कहाँ जाएगा बच्चा, कैसे सीखेगा? ऑनलाइन में इस समय एक का नाम ही नहीं लेना चाहूँगा, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, रजिस्टर्ड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा, और आपको बस ये देखना है जब आप जिससे सीख रहे हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि नहीं। ओके, उसके पास BHMS, BOMS, BAMS या MBBS की डिग्री है कि नहीं, जो सिखाने वाला है। अच्छा, तो उसके पास भी डिग्रीज होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो एडिशनली कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज हिज चॉइस, और वो फिर किस तरीके से वो प्रैक्टिस में ला रहा है, ये उसकी बात है जी। ठीक, डॉक्टर साहब, बात ये है कि अगर बचपने से देखें, अगर मतलब आप देख लीजिए तो 9-10 से जो बच्चा प्रिपेयर करता है, पहले से दिमाग में बनना शुरू हो जाता है 9th में आते आते कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, कि मेडिकल लेगा, कि क्या करेगा। तो उस समय ये जो एडिशनल पैथीज हैं, ये जो एडिशनल, उसका एक्सपोजर बच्चों में कितना दिया जा पा रहा है? मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के दिन में एक क्लास 8-9 का बच्चा एक्यूपंक्चर के बारे में उससे सुना भी है कि नहीं, बड़ा डाउटफुल होता है। एक्यूप्रेशर के बारे में जानता है कि नहीं, बड़ा डाउटफुल है। ये बात आप कर रहे हैं 2023 की,
जी। मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 1987 की, जब उस समय मैं इफेक्ट हो चुका था कि मुझे होम्योपैथी सीखना है। ओके ओके। क्योंकि नहीं, मैं बात एक्चुअली हाँ, एक्यूपंक्चर TCM वाला जो आपका जो था, मैं उसकी भी बात बता रहा हूँ जी। तो उस समय होम्योपैथी देखिए थी, बड़ी प्रोग्रेसिव थी, प्रोग्रेसिवली बढ़ रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। आज एक्यूपंक्चर का भी वही हाल है। हाँ। शहर में मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर्स होंगे लखनऊ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये बढ़ते जा रहे हैं। राइट। तो आई थिंक विद इन स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स ये जागरूकता बढ़ेगी, और लोगों के अंदर जब उनके आसपास के लोगों के बच्चे अपने पेरेंट्स को देखेंगे भाई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि पंचर से उनको इतना रिजल्ट मिल रहा है, तो उन अंदर भी जागरूकता आएगी। तो इसके लिए क्या कुछ मूवमेंट्स किया जा सकता है स्कूल्स कॉलेजेस के साथ? क्या स्कूल्स कॉलेजेस इसमें मटेरियल हो सकती हैं ताकि ये पद्धतियां बढ़े अपने आप में? बिल्कुल। देखिए आजकल जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्कूल में बच्चे जो ग्रसित हैं वो एक तो स्ट्रेस, नींद, ठीक से खाना नहीं खाना, और भारी भारी बैगों के बोझ की वजह से उनको स्पाइन डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सब में अगर बच्चों को, पेरेंट्स को समझाया जाए, उनको एक वर्कशॉप करके बताया जाए कि एक्यूपंक्चर थेरेपी से कितना लाभ हो सकता है, तो जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरती से आपने करियर से रिलेटेड चीज़ें आपने समझाई। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपने ये चयन कर रखा है कि आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना है, तब भी आपके पास कुछ और चॉइसेस होते हैं। किस पद्धति को लेंगे, कौन सी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, किस कोर्स को करना चाहते हैं, उसके साथ कौन से एसोसिएटेड कोर्सेस हैं जो आपका जो स्पेशलाइज सेक्टर है उसको वो ऐसा डेरिवेबल बना देगा जिसको आपके लिए आपका करियर एक सेलेबल, अपने आप को आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। और अब कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की बात से एक बात समझ में आ चुकी है कि होम्योपैथी और ये सारी जो साइंसेस हैं, ये जब से कोविड का अटैक कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, तो अब इसमें रिसर्च का जो दौर है वो और तेज गति से बढ़ चुका है, उसकी गति उधर बढ़ चुकी है। तो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज खुल के आ रही है। बस चीज ये है कि आप बायसेस से हट के खुले आंखों से और खुले मन के साथ आप किसी चीज को अपनाएं, फिर उसको प्रैक्टिस करें। यहां तक तो बात होगी। अब कुछ बात करते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा हेल्थ केयर से रिलेटेड। बच्चे देर देर तक पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, भारी बस्ता उठाना, स्कूल्स की जो टाइमिंग्स होती हैं उसकी वजह से खाने का जो दिनचर्या है, जो पूरा हर तरीके से दिनचर्या प्रभावित हो जाता है। सोने का टाइम खराब हो चुका है, खाने पीने का टाइम इधर उधर हो चुका है, और उसकी वजह से कई बीमारियां पैदा हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से एक बच्चे को स्वास्थ्य, उसको अपने स्वास्थ्य का रक्षा करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? भरपूर नींद, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना। अच्छा, तो ये तो सारी पद्धतियां कहते हैं, सभी पद्धतियां कहती है, और हाँ। लोग कहते हैं इसमें क्या कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन भरपूर नींद का मतलब हो गया जो आप, हमारी बॉडी क्लॉक जो है, जो 24 घंटे है वो जो है डिवाइडेड है। तो हर एक घंटा 1.5 घंटे का समय होता है, एक चार्ट होता है, वो चार्ट से डिवाइडेड हर एक ऑर्गन के लिए होता है जी। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को उस वक्त उतना रेस्ट मिलना चाहिए, दूसरा ऑर्गन उसमें उतनी तरीके से काम कर रहा होता है। राइट। हम उल्टा कर चुके हैं इसको, राइट। इसलिए बीमारियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये कई बार एक बात कही जाती है कि जो बच्चे या कुछ जो लेट नाइट करते हैं उसकी वजह से किडनी पर ज्यादा असर पड़ने लगा है। जी सही है? किडनी अकेले, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है उससे। ओके, राइट। जब स्ट्रेस होगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, ओके, डिस्टर्ब होगा, और वो डेफिनेटली किडनी पे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और नींद बहुत जरूरी है, नींद से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये समझ लें आप। नींद अगर है तो आपको वो रिजुवेनेट करती है, रिचार्ज करती है, जो खराब है उसको निकाल के बाहर करती है, नया को वापस लाती है। सेल्स की बात कर रहे हैं। सही बात, सही बात। वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गंद बटोर रहे हैं अपने अंदर। तो डॉक्टर साहब, और ये जो बच्चों में डायबिटीज अचानक आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो देखिए उसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। हाँ। तो 2-3 कारण होते हैं उसके। हाँ। एक तो जेनेटिक कारण होता है जुवेनाइल डायबिटीज जी, जी। दूसरा एक्वायर्ड भी हो सकता है, खान पान की वजह से। आप देखते हैं आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ओबीस होते जा रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स की भी बहुत सारी गलतियां हैं कि पेरेंट्स ने, बच्चे ने जिद किया तो वो जिद ज्यादा ना करे, तो इसलिए उसकी बात मानते हुए जो जैसा कुछ भी ये सब जंक फूड का जो चलन है, डिसिप्लिन यहाँ पे गायब हो जाता है। सही बात है। फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है। आप मनुष्य है, मनुष्य में का जब इवोल्यूशन हुआ तो वो
दौड़ता था, फिर उसको खाना मिलता था। हाँ। यहाँ दौड़ना तो गायब ही हो चुका है, खाना ही मिलता है बस। बिल्कुल सही कहा, दौड़ना गायब हो चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं दौड़ना बहुत जरूरी है। कई प्रकार के मैराथन इस समय शहर में चल रही है, इसका फायदा दौड़ने से मेरा मतलब सिर्फ दौड़ने वाला दौड़ नहीं, मतलब कुछ भी फिजिकल मतलब मेहनत करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ करिए इसके लिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। तो ये अब डायबिटीज हो गया, ये हो गया, लेकिन इन बच्चों के जिंदगी में होम्योपैथी का रोल कहाँ से आएगा? होम्योपैथी तो देखिए, आप जहाँ उसको इनकॉर्पोरेट करना, जहाँ भी उसको डालना चाहे डाल सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बच्चे की साइकी पे काम करती हैं। राइट। चिड़चिड़ा बच्चा है, उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। बच्चे का मन नहीं लग रहा, उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था सर मैथ्स के लिए अलग दवाई होती है, साइंस के लिए अलग दवाई होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि होम्योपैथी का आविष्कार जब हुआ था, होम्योपैथी जब आई थी, तो सोचिए जिन्होंने इसके बारे में खोज करी है, सिर्फ एक इंसान नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे इसके पीछे। तो सोचिए उसमें कितना ये गुण विद्या है कि उसको पता, आज समझ में आ रहा है कि ब्रेन मैपिंग के थ्रू कि मैथ्स के लिए ब्रेन में सेंटर्स अलग होते हैं, साइंस के लिए सेंटर्स अलग होते हैं। राइट। तो मेडिसिन स्पेसिफिकली वहीं पे एक्ट करती है जो कि मैथमेटिक्स का सेंटर होता है और जो साइंस का सेंटर होता है। ओके। तो रीजनिंग है बेसिकली इसके अंदर। ओके। तो मैथ्स और साइंस के लिए कौन सी मेडिसिन है डॉक्टर साहब? मैं ऐसा बोलना बताना वैसे तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक दवाई है जो कि बहुत अच्छा काम करती है जो बच्चे वीक है मैथमेटिक्स में, वो है बेराइटा कार्ब। अच्छा, ओके। बेराइटा कार्ब अपने आप ये दवाइयाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बट बिना डॉक्टर के, अपने जो आपका निजी जो आपका जो चिकित्सक है उसके परामर्श के बिना ना ले। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात क्यों कहा जाता है कि उससे परामर्श के बिना ना ले, जबकि साइड इफेक्ट आप खुद कह रहे हैं कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है? मैं बताता हूँ जी। देखिए, पहली चीज जैसे ताला और चाबी है जी, वो चाबी तभी ताला तभी खुलेगा जब वो चाबी लगेगी उसके अंदर, नहीं तो वो बेकार है जी। उसी तरीके से होम्योपैथी में भी है, अगर कोई दवा सही है तभी वो काम करेगी, नहीं तो वो व्यर्थ है, वो सीधे मीठी की गोली की तरह जाएगी। और अब क्यों परामर्श करा जाए? आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री लेने के बाद आपकी एक वो पूरी जिसको कहते हैं हम सिम्टोमेटोलॉजी में एक आपका एक इंडिविजुअलिटी का एक सिम्टम निकाल के और एक मेडिसिन निकालता है उसको। अच्छा, वो मेडिसिन ही लेनी चाहिए इंसान को। अच्छा, यानी जैसे बहुतों को कहा जाता है कि आपके लिए लाइकोपोडियम बना है, ये आपका बेसिक नेचर का है, ये आपके लिए चाइना जो है वो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। करेक्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो जाती है। ओके, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो के पीछे हम लोग बात कर रहे थे जहाँ पे आपने कहा कि डायबिटीज का रिवर्सल हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि डायबिटीज, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खौफ जो है डायबिटीज का ही बना हुआ है चारों तरफ, और आज के दिन में दोस्तों डायबिटीज के कोई उम्र नहीं रही है। बच्चों को मैंने इंसुलिन लेते देखा। अगर ये रिवर्सल अगर हो सकता है, इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से भारत जो कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना बैठा हुआ है, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो डॉक्टर साहब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रिवर्सल की जो आप लोगों के पास जो थेरेपी वो क्या है? देखिए, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर को ब्लेंड करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें भी एक्यूपंक्चर? जी, ओके। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आयुर्वेद में भी है और बहुत सारे पैथीज हैं जो कि रिवर्सल की बात करते हैं। तो रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि जो आपका पैनक्रियास खराब हो गया, सेल नहीं, जो आइलेट्स और लैंगर्स नहीं बना पा रहे इंसुलिन, वो वापस फिर से हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। डायबिटीज से पहली चीज तो जो आपके ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं, सबसे पहले वो खराब होना रुकते हैं। ओके, ओके, रुक जाते हैं, मतलब वाकई में रुक जाते हैं। मैंने रिजल्ट्स देखे हैं अपने सामने। और जैसे उसमें खासकर ऑर्गन्स आते हैं, आपके लिवर है, किडनी है, आईज है, ये सबसे ज्यादा खराब होते हैं। नर्व्स एंड न्यूरोपैथीज होने लगती हैं, ये सब रुक जाती हैं और काफी हद तक ये रिवर्स इतनी हो जाती है कि आदमी की लाइफस्टाइल जो बिल्कुल नॉर्मल की तरह लीड कर रहा होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो आप मान लीजिए अगर आप 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस को कैलकुलेट मत करिएगा, 10 यूनिट इंसुलिन लेते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है आपकी इंसुलिन घट कर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब आप दवा की क्वांटिटी कम हो जाए, खत्म भी हो सकती है, जैसे मेरे मदर के केस में बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अच्छा, तो वो जब आप
कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन की डोज कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। अच्छा, ओके। तो एक बात दोस्तों समझ में आती है कि डायबिटीज़ की वजह से जो ऑर्गन्स को हार्म पहुंचता है, जनरली बहुत दिनों तक अगर आप डायबिटिक की मेडिसिन लेते हैं तो जनरली देखा गया है कि आप न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी ये डेवलप कर लेते हैं। डायबिटीज की मेडिसिन से अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये न्यूरोपैथी जो हो रहा है ये तो डायबिटीज की वजह से ही हो रहा है। जी। तो जब हम इसको बात करते हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो गई, तो आपने बताया कि डैमेज कंट्रोल कर देगा, वहां से वो कंट्रोल करेगा। और रिवर्सल, बस इतना है, मैं रिवर्सल की बात तक आना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि पैंक्रियास को फिर से फंक्शनल कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पूरी तरह पॉसिबल नहीं है कि, लेकिन उतना फंक्शनल हो जाएगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्मली आप लीड कर सकेंगे। अच्छा। अगर आप सोचें कि वो 10 साल की उम्र वाला वापस हो जाए, वो तो नहीं पॉसिबल है। सही बात है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। लेकिन काफी हद तक इसको रिवर्स किया जा सकता है। कि वो नॉर्मली आपको इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके एब्जॉर्प्शन आपका बॉडी में ग्लूकोज का बेटर हो जाता है। तो यूटिलाइजेशन जब इम्प्रूव कर जाएगा तो जाहिर सी बात है सेल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं रहेगा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो अकुपंक्चर तो आप लोग उधर से करते हैं, लेकिन साथ में जो कप्स वाला जो थेरेपी चलता है उसको क्या कहते हैं? वो कपिंग थेरेपी कहलाती है। उसका क्या रोल है? देखिए, वो हम लोग जो यूज करते हैं वो आपने बहुत पुराने पिक्चरों में भी देखा होगा, पहले लोग फ्लेम लेते थे और उसमें वो डाल के वो जी, कराटे किड हम लोगों ने देखा था, जैकी चैन को हम लोगों ने करते हुए देखा था। बिल्कुल सही बात है। जी। तो ये जो है स्पाइनल डिसऑर्डर्स में, मसल एक्स में, मसल डैमेजेस में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। इससे अलाइनमेंट भी करते हैं हम लोग स्पाइन का, और मसल की जो इंजरीज होती है उनको हील करते हैं, लिगामेंट्स की इंजरीज उनको हील करते हैं। ओके। और काफी अच्छा पद्धति है ये बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने के लिए। टॉक्सिन्स निकालने के लिए? जी हाँ, टॉक्सिन्स निकालने के लिए बॉडी में से, और डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिवर को, किडनी को और लिम्फेटिक सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा पद्धति है ये। तो इससे आपने कहा टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, तो हाउ इज इट दैट पॉसिबल? तो फिर टॉक्सिन निकालने का आप मतलब समझ रहे होंगे कि वो सक करके बाहर आपके हाथ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। तो होता क्या है कि बॉडी मैक्रोफेजेस होते हैं, बॉडी में खुद के जो है सिपाही होते हैं। हाँ। तो ये जो अंदर के चोर होते हैं, ये अंदर बैठे होते हैं। हाँ। जो अंदर से खा रहे होते हैं, ये वो सिपाही अंदर से निकाल के लेके आते हैं, इनको बाहर ऊपर तक ले आते हैं। हाँ। फिर बाहरी जो आपके सिपाही होते हैं इनको ले आके कूड़ेदान में फेंक देते हैं, आपके मल के द्वारा या एक पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। ओके। मेटाबोलाइज हो जाते हैं। राइट। मतलब ये कि मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज समझाया है। नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। इससे अच्छा हम लोग समझ भी नहीं पाते कि देखिए ये अंदर के जो आपका जितना कचरा है उसको वो ढीला कर दे रहा है, कहीं ना कहीं वो एक जगह एकत्रित हो सकता है और निकलने का रास्ता जो है वो आपके फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के माध्यम से वो राइट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना नॉलेज आज आपने हमारे साथ शेयर किया। आपने हमारे बच्चों को ये तक बताया कि आप होम्योपैथी को जब करियर के हिसाब से अगर चूज करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, और आज के दिन में इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पहले से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे ये जो वायरल अटैक्स आ रही हैं, नए नए जो बीमारियां आ रही हैं, उसमें अगर आप देखें तो वाकई कई बार हम लोग को होम्योपैथी का नाम और आयुर्वेदिक का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और ये कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं समाज में। एक तो डर को कम करने के लिए बहुत बड़ी बात है, दूसरी बात एक भरोसा मन में बैठता है कि नहीं आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं जी। यानी अगर आप हथियार छोड़ दे तो आप लड़ेंगे कहां से? मन के अंदर एक विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये जितना हेल्थ केयर के जितने एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं, इन सब ने एक बात जरूर कही है कि आप अपने बायोलॉजिकल साइकिल पर प्लीज जरूर काम करें, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करें, अपनी खान पान को ठीक करें। ये बात कही जाती है, हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से अगर जूझना, अगर अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, तो आपका हेल्थ अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों से मैं पहली बात कहूंगा, प्लीज आपका स्वास्थ्य आपके माता पिता की जिम्मेदारी अकेले नहीं है, आपका स्वास्थ्य आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप अगर अच्छा दिखना चाहते हैं, आपको अभी से अच्छा दिखना शुरू होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के एपिसोड को हम यही विराम देते हैं, और दोस्तों ऐसे कई और
जो ज्ञान हमें बाहर से प्राप्त होता है, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसी प्रकार की कुछ नॉलेज एपिसोड्स को लेकर हम वापस आपके साथ आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज फीडबैक देते रहिएगा। अगर आप इन किसी भी जो टॉपिक्स पर कुछ अगर आप हमसे अधिक जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे नाइट एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी। गुड बाय, टेक केयर।